You are welcome to the academic session of Sahityangan. I have started a series of lectures based on class 10, 11 and 12 syllabi. And today, in this series, I am going to take the first lesson of the first flight, which is the book especially designed for class 10 students of CBSE. And the first poem is Dust of Snow, which is written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रस्ट के बारे में आपने सुना होगा. ये वॉज एन अमेरिकन और इनका जन्म कैलिफोर्निया में यूएसए में हुआ था 26/3/1874 को. सैन फ्रांसिस्को इनका बर्थ प्लेस था और इनकी मृत्यु 29/1/1963 को हो गई. इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं अ बॉयज़ विल और नॉर्थ ऑफ बोस्टन. जहाँ तक अवार्ड्स की बात है तो इन्हें 2 बार पुलिट्जर पुरस्कार मिल चुके हैं. आइए अब हम लोग देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो में कवि क्या कहते हैं. डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही छोटी सी कविता है जो 2 क्वेट्रेन में लिखी हुई है और इसे हम लोग देखते हैं. डस्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ समथिंग, यानी छोटे छोटे कण, या जिसे आमतौर पर हम धूल भी कहते हैं. स्नो मीन्स बर्फ़, तो इस तरह से डस्ट ऑफ स्नो को हम हिंदी में कह सकते हैं तुहिन कण. आइए हम लोग स्टैंजा बाय स्टैंजा इसे देखते हैं. बस 2 ही स्टैंजा में ये पूरी कविता समाप्त हो जाती है. लेकिन उससे पहले हम लोग इसके राइम स्कीम को चेक करते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है. इसमें हम देख रहे हैं राइमिंग वर्ड्स हमें ऑल्टरनेट लाइन्स में मिलते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में क्राउ, फिर फर्स्ट लाइन के बाद थर्ड लाइन में हमें मिलता है स्नो. तो क्राउ और स्नो करीब करीब राइमिंग वर्ड्स हैं. इसके बाद फिर सेकेंड लाइन में मी और फोर्थ लाइन में ट्री. तो कुल मिलाकर हम देखें तो इसकी राइमिंग स्कीम बनती है ए बी ए बी. लेकिन फिर सेकेंड स्टैंजा में चूँकि साउंड चेंज कर रहा है तो हमें एक थर्ड लेटर लेना पड़ रहा है सी. तो यहाँ पर भी पैटर्न तो वैसा ही है, लेकिन साउंड चेंज होने के कारण इसकी राइमिंग स्कीम होगी सी डी सी डी. आइए अब हम लोग ये देखें कि कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं, इस कविता का कंटेंट क्या है या इसकी थीम क्या है. इन सबको हम देखते हैं. अभी हमने स्ट्रक्चर पे बात की, अब हम इस कविता को इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं. सो द पोएम स्टार्ट्स लाइक दिस. द वे अ क्राउ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ तक हम देखते हैं ये समाप्त भी नहीं हुई है, कोई सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है यहाँ तक, और ये रन ऑन लाइन की तरफ फिर अगले स्टेंजा में भी चली जाती है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कविता सिर्फ एक सेंटेंस है. अगर हम इसे पैराफ्रेज करें तो ये प्रोज में एक ही सेंटेंस बनेगा. इस एक सेंटेंस को डिफरेंट लाइंस में अरेंज करके कवि ने बस एक कविता छोटी सी बनाई है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट नाउ. द वे अ क्राउ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. इसे हम हिंदी में कह सकते हैं जिस तरह से एक धतूरे के पेड़ से एक कौवे ने तुहिन कण मुझ पर गिराए. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उससे मेरा मिजाज बदल गया है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया है जिसका अधिकांश भाग पहले ही पछतावे में निकल गया था. सो आई थिंक द पोएम इज़ वेरी सिंपल. लेट्स टेक इन इंग्लिश both the stanzas one by one. First, the first one. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. It is imagined that there was a natural sitting and the poet was standing under a hemlock tree. And it was perhaps the last part of the day. The poet was just passing his day and he was repenting something. But in the meantime, a crow which was perched on the tree shook down some dust of snow and it changed his mood
that is stated in the second stanza has given my heart a change of mood. It changed the mood of the speaker and saved some part of a day I had rued. So, in all, we can say that the poem states very simple phenomenon of the nature of this world, and by taking a very simple phenomenon, he is trying to say that a simple phenomenon may reflect some very deep or important thing in our life. It is related to our life. Everything is related to our life. So if we are conscious enough, if we are sentimental, or if not sentimental, if we are conscious enough, aware enough, if we have a good outlook to see nature, we can enjoy it and we can be in connection with nature to save ourselves, to enjoy it. मुझे लगता है कि इस कविता का अर्थ पूरा हो चुका है, और अब अगर हमारे विद्यार्थियों को कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, तो उस पर वो अपना सवाल रख सकते हैं. So students, now it's your turn. Yes, sir, one question. What is the strength or specialty of this poem? It is a very important question, I think. The strength or the specialty here indicates both the same thing. The strength or specialty of the poem is that this poem is simply designed, simply delineated, but this poem states a very great thing, that is to have an interrelation or connection with nature. We must not understand that simple things are not of much value, or we must not underestimate those things. This is the strength of the poem, that this poem has taken just a hemlock tree, very ordinary tree, a crow, very ordinary bird, but with these two symbols, the poet has said something very important. That is the strength of this poem. Okay, thank you.